बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में क्या इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों पहले तो कलमदान तब्दील किए जाते हैं, फिर किसी के इख्तियारात ले लिए जाते हैं, फिर कोई प्रेशर बिल्ड होने पे इख्तियारात वापस कर दिए जाते हैं। इक़्तिसादी राबिता कमेटी की सरबराही जो है, उसकी चेयरमैनशिप जो है वो पहले वज़ीर आज़म खुद रखते हैं और अब किसी दूसरे को तफवीज़ कर देते हैं। इसी ज़िमन के अंदर अगर देखा जाए तो इत्तेहादी भी नाला कुछ दिखाई देते हैं। पार्टी के अंदर से भी मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो गाहे बगाहे बोलते हुए दिखाई देते हैं। कभी हनीफ अब्बासी, कभी जावेद लतीफ़, अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये मशवरा देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को NA 130 की नशिस्त से दस्तबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि उस पर शकूक व शुबहात पैदा हो चुके हैं और उन्हें ज़िमनी इलेक्शन में चले जाना चाहिए जिसमें उनकी इज्जत में इजाफा होगा। लेकिन क्या ऐसे मशवरों के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा? आने वाले दिनों के अंदर जो मुआशी चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, उस ज़िमन के अंदर आवाम को किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इस पे बात होगी। और हुकूमत क्या मफाहमत की पॉलिसी पे जाएगी या तसादुम की पॉलिसी पे? क्योंकि जहाँ पे बात खैबर पख्तूनख्वा से घरों पे पुलिस भेजने की कि अगर आप हमें धमकाएंगे तो फिर जवाबन आपके घरों पे भी पुलिस भिजवाई जा सकती है, तो उन मुकद्दमात की तफसीलात भी मंजर आम पे आ चुकी हैं। तो पूरे मंजरनामे पे बात करते हैं कि आज से अगले 2 महीने कितने अहम हैं। राना साहब, नून लीग के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर देखें, नून लीग के अंदर तो खिचड़ी इस हद तक पक रही है कि आज जो जाती उमरा में इजलास हुआ है, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और चंद लोग मौजूद थे, वो इजलास 2 हिस्सों में हुआ। एक इजलास में इंतजामिया के लोग भी शामिल थे, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी शामिल थे, और एक इजलास वो हुआ जो सिर्फ फैमिली के लोग जिस पे मौजूद थे, और उसमें इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया। एक तो वो बात जो जिसका आपने जिक्र किया है कि कई ऐसी कमेटियां जिनके नोटिफिकेशन 2 घंटों बाद ही कैंसिल हो जाते हैं, कई ऐसी कमेटियां जिसमें किसी को महदूद किया जाए, इख्तियारात को महदूद किया जाता है, लेकिन अगले रोज पता चलता है कि सारे इख्तियारात उसके पास है और जिसने इख्तियारात महदूद किए उसके इख्तियारात महदूद कर दिए गए। ये सारी चीजें, उसके बाद महंगाई का एक ऐसा फैक्टर है जो किसी सूरत कंट्रोल नहीं हो रहा, और जो एग्रीमेंट किया गया है IMF के साथ, उस एग्रीमेंट के तहत जिस तरह आज गैस ने, महकमा गैस वालों ने भी अपना बाकायदा कह दिया कि हमें गैस महंगी करने की इजाजत दी जाए, बिजली महंगी होने लगी है, गैस महंगी होने लगी है, हर दुकानदार को फिक्स टैक्स लगने लगा है, और इसी तरीके से प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लगने लगा है। ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से बिल्कुल आपकी पाकिस्तान के अंदर हर दूसरी शख्सियत जो होगी, गरीब हो, अमीर हो, तगड़ा हो, मारा हो, कोई भी हो, वो मुझसे मुतासिर होगा। मेरी तरह के मुताबिक बड़े मियाँ साहब ने इस मीटिंग में कहा कि देखें, हमने हमेशा इलेक्शन जीता इस बुनियाद पे था कि हम किचन की 6 चीजें कभी कम नहीं होने देते थे, यानी कभी लोगों को उसकी कमी महसूस नहीं होने देते थे। लेकिन वो अब किचन की वही 6 चीजें जो हैं वो इस कदर महंगी हो गई हैं, इस कदर अजाब आ चुका है कि अब लोग हमें किस तरीके से वोट देंगे। अगर यही सूरत रही तो आइंदा जब भी इलेक्शन होगा, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, चाहे 6 साल में हो, चाहे 5 साल में हो, चाहे 4 साल में हो, चाहे 1 माह बाद हो, जब भी इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में हम एक बड़ी नहीं एक छोटी जमात बन जाएगी, क्योंकि अवामी नफरत जो है वो हमें मुसलसल हमें उसका सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, क्राइम की रेशो जो है वो भी बढ़ रही है। सुनने में आया कि यहाँ पर उस मीटिंग में तो यहाँ तक कहा गया है कि बहुत से जराए ये भी इतला दे रहे हैं कि हो सकता है आने वाले चंद दिनों में बहुत से वज़रा जो हैं उनकी वजारतें मजीद तब्दील कर दी जाए। हो सकता है मियाँ साहब के करीब तरीन 1-2 वजीर ऐसे भी हों जिन्हें वजारत से ही हटा दिया जाए। ये सारी बात डिस्कस हुई है जिसे किसी मीडिया में या किसी जगह नहीं लाया गया। उसके बाद एक मीटिंग इन्होंने की है, जिस मीटिंग में इन्होंने क्राइम के हवाले से, जिस मीटिंग में इन्होंने ज़हीरा अंदोज़ी के हवाले से, जिस मीटिंग में महंगाई के हवाले से, इन तमाम चीज़ों के हवाले से टारगेट दिए हैं कि ये टारगेट पूरे क्यों नहीं हो रहे, ये काम किस तरह नहीं हो रहा। जिस तरह आपने देखा कि बाकायदा विहारी के अंदर एक जगह से बाकायदा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों राशन ऐसे जो राशन बांट रहे हैं उनके पकड़े गए हैं, थैले पकड़े गए हैं, जो किसी ना किसी इंतजामिया की मिली भगत से किसी एक जगह रखे गए थे और कागजों के अंदर वो तकसीम कर दिए गए थे।
उसकी बकायदा फुटेज मौजूद, उसकी हर चीज़ मौजूद, वो चीज़ें सामने रखी गई। तो जिसके बाद हुकूमत तो इंतहाई परेशान है, एक उन चीज़ों पे कि जो फैसले किए जाते हैं फौरी तौर पर उन फैसलों को वापस लिया जाता है, और दूसरा उन हालात उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। और तीसरी चीज़ आपको बता दें, जिस तरह हनीफ अब्बासी साहब ने भी आज बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है, और जिस तरह उससे पहले जवेद लतीफ़ ने जो बात की कि मियां नवाज शरीफ साहब को हल्का ने 130 की सीट छोड़ देनी चाहिए, शाहिद खान अब्बासी फैसला ये हुआ। बड़ी खबर आपको मैं देता हूं, शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी ये कहा है, जवेद लतीफ साहब ने भी ये कहा है। और मैं आपको एक खबर दे दूं, बड़ी खबर दे दूं, 6 मुस्लिम लीग नून के अहम तीन रहनुमाओं को फारिग करने का, पार्टी से फारिग करने का फैसला भी हो गया। फैसला ये हुआ है कि इनको क्यों हम इंतजार कर रहे हैं, हम इनको क्यों रोक रहे हैं, हम इन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, हम इनको पार्टी से फारिग क्यों नहीं कर रहे। और 6 मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन ओहदेदारान, आपको पता चलेगा अगले चंद दिन में उनकी पार्टी रुकनीयत खत्म कर दी जाएगी। ये भी एक फैसला हो चुका है। उनमें जावेद अब्बासी, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल है, जुबैर उमर, इस जैसे लोग शामिल होंगे। अगर सारी बात आपको पता है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं 6 बड़े नाम शामिल होंगे। आपको मैं आप जो नाम दे रहे हैं उनमें एक नाम शामिल है, बाकी तो इससे भी बड़े नाम है और बड़े हैरत अंगेज नाम है। ऐसे नाम है जिसके बाद आपको एक और बड़ी मुस्लिम लीग नजर आएगी जब ये उन लोगों को फारिग करेंगे। खबर आपको दे रहा हूं, जब ये उन लोगों को फारिग करेंगे तो बहुत से ऐसे लोग जिनको ये फारिग नहीं करना चाहते वो खुद इनको छोड़कर उनके साथ चले जाएंगे, और फिर एक नई सियासी जमात बन जाएगी जिसको मुस्लिम लीग नजरियाती भी कह सकती है, जिसे मुस्लिम लीग का कोई और भी नाम दे सकते हैं, मुस्लिम लीग हकीकी का नाम भी दे सकते हैं। ये सारा कुछ हो सकता है, इस पे काम हो रहा है, हर जगह ये चीज चल रही है और ये बड़ा अपसेट होने वाला है। आप थोड़ा सा इंतजार करें। याद करें जब मैं कहता था तो आपको यासिर साहब बड़ा बुरा सा महसूस होता था। मैं कहता था कि ये वाहिद हुकूमत है जो शायद अपने हनीमून के पीरियड में ही बहुत बड़ा नुकसान उठाना शुरू कर दे। तो ये अभी हनीमून पीरियड शुरू हुआ है, वजारतें तब्दील हो गई हैं, हनीमून पीरियड शुरू हुआ है। तो ये पहला दूल्हा है जिस पर दुल्हन इतनी हैवी है कि वो दूल्हे की बात ही कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसकी ना कोई बात सुनने के लिए तैयार है ना उसकी बात मानने के लिए तैयार है। तो फिर जो होता है हालात आगे वही होता है ना। ये चीजें तो बड़ी क्लियर है। और ऊपर से महंगाई का तूफान जो है, आप देखें कि पोल्ट्री एसोसिएशन वालों ने धमकी दी कि हम आपके रेटों पे नहीं करेंगे, अगर आपने हम अपनी मर्जी के रेट दिए तो हम हड़ताल कर देंगे। अभी हड़ताल की धमकी दी है तो आपने फौरी तौर पर उस चीज को वापस ले लिया, और उससे क्या हुआ कि आज शहर के अंदर आपको मुर्गी का गोश्त सांप का आपको उस रेट पे मिल रहा है जिस रेट पे किसी वक्त में मटन मिलता था। गरीब आदमी अब मुर्गी का गोश्त नहीं खा सकता, अंडा नहीं खा सकता, सब्जियां नहीं खा सकता, आटा नहीं ले सकता, आपको घी नहीं ले सकता, और तो और गरीब आदमी के लिए इलाज तक मुश्किल हो गया। तो इसका सारा किस पर जिम्मेदारी जाएगी? इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर जाती है हमेशा, और इसका बेनिफिट हमेशा अपोजिशन को मिलता है। अच्छा राना साहब ये बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब के भी मामलात खराब चल रहे हैं पार्टी में। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के मामला पार्टी में खराब नहीं चल रहे, मैं आपको ये बता दूं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने पार्टी को एक वाज़ेह तौर पर एक चीज कही है कि चेक किया जाए कि हम सब के साथ ऐसा क्यों हुआ है। ये मैं लफ्ज़दार कर रहा हूं। राना सनाउल्लाह आखिरी हद तक अपनी पार्टी के साथ मुखलस रहेंगे, लेकिन पार्टी ने देखें सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं, सेनेट में राना सनाउल्लाह साहब को टिकट नहीं दी गई। अब सेनेट में कम से कम राना सनाउल्लाह साहब जा सकते थे। राना सनाउल्लाह साहब के दम तलक मशहूर था कि वो मुशीर दाखिला बनेंगे वफाक के या पंजाब के, वो दोनों सीटें उन्हें नहीं दी गई। बाकी उसके बाद उन्होंने खुद ही कह दिया फिर भाई मैं ज़िमनी इलेक्शन क्यों लड़ूं। अब वो बेचारे वहीं पे खड़े हैं। राना सनाउल्लाह हैं मियां नवाज शरीफ ग्रुप से तलक रखते हैं, वो मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीब है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या मियां नवाज शरीफ के करीब लोगों को बिल्कुल दूर किया जा रहा है या फिर मियां नवाज शरीफ साहब को भी आगे आने वाले दिनों में बहुत दूर कर दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह की पार्टी के अंदर पोजीशन वो अब नहीं रही, बतौर पार्टी अहदेदार जरूर नहीं है, लेकिन इस मुल्क के अंदर एक रवाज रहा है कि जो शख्स हार जाए ना उसको कोई भी याद नहीं करता, और जो
जो जीत जाए ना वो आंख का तारा होता है। तो यही यहाँ पे चल रहा है। मुझे इस पार्टी को अगर मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने सहारा दिया था नून लीग को, हमें मानना चाहिए। वो थे ख्वाजा साद रफीक, वो थे राना सनाउल्लाह, ये वो लोग थे, शेर रहील असगर, ऐसे लोग थे जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में इस पार्टी को सहारा दिया। लेकिन इस पार्टी ने क्या उनको सहारा दिया? क्या इस पार्टी ने ये चॉइस की कि इन लोगों को अच्छी जगहों पे लाना चाहिए? हार जीत तो एक होती है, हारे तो और भी बहुत से लोग थे लेकिन जो बाद में जीत गए, लेकिन बाकी चीजें तो चलती रहती हैं। लेकिन पार्टी की बहुत सी चीजों से इख्तलाफात भी इनको हैं। और मतलब मियाँ जवेद लतीफ से लोग सो इख्तलाफ करें, क्या जवेद लतीफ ने मियाँ नवाज शरीफ कैंप का साथ नहीं दिया? जितना खुलकर वो बोले हैं, जितना खुलकर वो उनसे बात करवाई गई है, वो बोले क्या, उनसे बात करवाई गई है। तो आज मियाँ जवेद लतीफ कहाँ खड़े हैं? मियाँ जवेद लतीफ को आज वो किस हैसियत देख रहे हैं कि आज बाकायदा वो बैठ के बासी साहब कह रहे हैं पिंडी वाले कि जनाब जवेद लतीफ जो है उन्हें पार्टी से फारिग कर देना चाहिए, मुशाहिद हुसैन सैयद जो है उन्हें फारिग कर देना चाहिए, फलाह बंदे को फारिग कर देना चाहिए। आप ये इख्तियार पार्टी के सदर सेक्रेटरी के पास होता है। और जब आप मुख्तलिफ लोग ऐसी आवाजें निकालना शुरू कर दें तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कि पार्टियां टूटती हैं, पार्टियां बनती नहीं। और जब पार्टियां टूटती हैं ना तो फिर इस वक्त में जब आप इक्तदार में हो और इक्तदार के पहले दिन हो, आपके पास तमाम तर बाज़ाहिर इख्तियारात हों, तो उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाएं और फिर ये आवाज़ें भी आना शुरू हो जाएं कि जनाब वाकई ये इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन है। फिर ये आवाज़ें भी आना शुरू हो जाएं कि आप इस्तीफ़ा दें, नए इलेक्शन लड़ें। फिर ये आवाज़ें भी आना शुरू हो जाएं कि इन लोगों को फारिग करें पार्टी से। तो फिर इसका मतलब है पार्टी भी जा रही है और हुकूमत भी जो है वो। अच्छा राना साहब ये बताइए, जो चहमगोइयाँ चल रही हैं कि पंजाब के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग हैं वो तोड़े गए हैं सेनेट इलेक्शन में वोटिंग के हवाले से, इसमें कितनी सदाकत है? देखें, इस वक्त नोटों की बोरियां खुल चुकी हैं, जोर तोड़ जारी है, तोड़े भी जा रहे हैं, तोड़े गए हैं, यानी इसका रिजल्ट तो सामने आएगा। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है और मैं ये बात बाकायदा एक व्लॉग में भी कह चुका हूं और मेरे पास बहुत से इस मामले पे अहम तरीन शवाहद भी हैं कि अब तो लोगों से राब्ता किया जा रहा है, लोगों को कीमतें अदा करने का कहा जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि यार ये राय खुफिया राय शुमारी होनी है, आप चुप करके वोट दे देना, इतने का आप वोट दे देना, इतने पैसे पाकिस्तान से बाहर मिलेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में तो पैसे नहीं दिए जा रहे, पैसे तो पाकिस्तान से बाहर दिए जा रहे हैं और कई लोगों को तो बाकायदा उनके किसी करीबी अजीज के नाम पर रहायशें भी खरीद कर दी जा रही है। सारा कुछ चल रहा है हाली। अच्छा, ये सिर्फ आप ये ना सोचें कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ होगा, ये जिसकी भी हुकूमत होगी वो दूसरी जमात के साथ ऐसा ही करेगा। लेकिन क्या होगा इससे क्या होगा? आप सेनेट की एक जगह से 2 सीटें हैं तो 1 सीट ज्यादा ले जाएंगे, किसी जगह से आप 2 सीटें ज्यादा ले जाएंगे, किसी जगह से आप 3 सीटें ले जाएंगे। क्या आप 7-8 सीटें ज्यादा ले जाने के बाद इस मुल्क से महंगाई खत्म कर लेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर से अवामी नफरत जो है उसे खत्म कर लेंगे? क्या वो आप इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी करेंगे? मुल्क के लिए बेहतरी तो यह है, जमहूरियत के लिए बेहतरी यह है कि जिसको जिसका जितना हिस्सा मिलता है उसको दे। ऐसा करने से आप एक नया महाज खोल लेंगे और जब वो एक नया महाज खुलेगा तो उस नए महाज में आपको इतने कभी कभार आप बातें बहुत मासूम सी कर जाते हैं, जिसको जिसका जितना हिस्सा बनता है वो दे। यहाँ पे आवाम को हिस्सा नहीं कभी मिला, आप क्या नाम है इनके हिस्सेदारी की बात करते हैं। भाई देखें, अवाम को तो हम मानते ही नहीं ना, कौन मानता अवाम को? अगर अवाम को मानते होते तो फैसले अवाम की मर्जी से होते, अवाम के तवक्कुआत के मुताबिक होते, अवाम की राय के मुताबिक होते, अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होते। अब तक जितने चीज़ें सामने आ रही हैं आप ज़रा गौर करके देखें क्या है। मतलब आज मुझे बड़ी हैरत हुई इस वक्त कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात मुस्लिम तहरीक इंसाफ के हवाले से पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वो टांगा बाल्टी है। तो आप फिर कह रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, टांगा बाल्टी उसे करार दिया गया है। सबको पता है टांगा बाल्टी कौन है, सबको पता है कौन कहाँ पे खड़ा है। बात यह है कि इंतजार करें, अवाम ही अपने जो अपना हक है ना, इंसाफ जो है वो अवाम खुद लेगी। वो कब लेगी उसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। आप किसी पर जुल्म की इंतहा करते हैं, जिस चीज़ को जितना दबाते हैं वो चीज़ उतनी ही
तेजी के साथ ऊपर आती है, और वो जब ऊपर आती है तो उसका इंजाम जो होता है वो इतना बुरा होता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम कभी भी नहीं ये कहे कि पाकिस्तान के अंदर कोई हल्का सा भी इंतशार हो, क्योंकि हमें सबसे पहले पाकिस्तान अजीज है, हमें पाकिस्तान का सुकून अजीज है। लेकिन ये बात मेरे और आपके करने से ज्यादा हुक्मरानों को सोचना होगी, हुक्मरानों को करना होगी, जो सिर्फ सेनेट के वोट खरीदने के लिए अरबों रुपए दे रहे हैं। ले उनसे पैसे, अरबों रुपए पैसे इकट्ठे करें उनसे, वो पैसे लेकर कौमी खजाने में जमा कराएं, वो पैसे लेकर गरीबों में तकसीम ये बताइए, उसके लिए फैक्ट्रियां लगाएं। JUIF किस हद तक प्लानिंग कर चुकी है एहतजाज की? हनीफ अब्बासी साहब से सवाल किया गया कि वो एहतजाज करने का इरादा रखते हैं तो क्या आपको डर है? तो जवाबन उनका ये कहना था कि बहुत सारे लोगों के भरम बने होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो भरम कायम रहना चाहिए, उन्हें एहतजाज नहीं करना चाहिए। एहतजाज से तो PTI भी एहतजाज करके हुकूमत नहीं गिरा सकी, तो मौलाना कहाँ गिरा सकेंगे? मेरे पास इतला यह है कि कुछ सी जगह कुछ मामला तय हो गए, मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। किसी जगह कुछ मामला तय हो गए हैं, अब सारी बात सिर्फ बोलने तक है, और बोलने और तनकीद करने पर तो कोई इतराज नहीं है ना। तो ये बोलना और तनकीद करना यही काम PTI या सुन्नीतात भी करती रहेगी? नहीं, वो नहीं करेगी। उसके लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ रमज़ान गुजरने दें, और मैंने हमेशा कहा है कि अप्रैल के एंड पे आपको बहुत सी चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील होती नजर आएंगी। जो बिल्डिंग खुद गिरने के लिए तैयार बैठी हो, जिस बिल्डिंग की बुनियादें ही इतनी कमज़ोर हों, तो फिर उस बिल्डिंग को गिराने के लिए किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस शख्स को ये चाहिए कि वो बिल्डिंग से थोड़ा दूर हो जाए, ताकि वो बिल्डिंग अपने वजन से खुद गिरे और उसके नीचे वो ना आए, और ना उन पे वो इल्जाम आए कि उन्होंने वो बिल्डिंग गिराई करवानी है। तो पहले ही हिफ्ज़े मा तक़द्दुम आपको दूर खड़े रहना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात होगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नज़रीन, ब्रेक से पहले सियासी मंजरनामे पर बात हो रही है। राना साहब, इस वक्त अगर देखा जाए, आप ये कहते हैं कि समझा दिया गया या एग्रीमेंट हो चुका है, सिर्फ बोलने पर इक्तफा करना है, तो बोलने पर इक्तफा कौन कौन करेगा? और अवामी सियासत या सड़कों की सियासत करती हुई कौन कौन सी जमात दिखाई देगी? अवामी सियासत जो है वो तो वही करेंगे जो सड़कों पे होंगे या जो वाम में होंगे, और एहतजाजी सियासत भी वही करेंगे जो वाम में होंगे। या सर बात यह है कि जिनके आपने जिक्र किया था, मैं आपको यह कह रहा हूं कि उनसे मामला तय हो चुके हैं। अगर मामला तय नहीं हुए तो मुझे एक बात है, चंद दिन पहले सेनेट के एक नशिस्त के लिए आप रज़ा रब्बानी के साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप रज़ा रब्बानी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमें सेनेट के नशिस्त पे ये हमें सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी क्या है? वो हुकूमत का हिस्सा है ना, वो किसी और का हिस्सा तो नहीं है। तो फिर आप किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? आप किसके खिलाफ जाएंगे? तो ये चीज़ें तो आप ज़हन में रखिएगा, ये इसी तरह चलती है। ये सिर्फ ये होगा, अगर कोई एहतजाज होगा तो बड़ा पुरअमन से एहतजाज होगा, और वो सिर्फ अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए होगा, इससे आगे कोई नहीं होगा। जो असल एहतजाज का मरहला आएगा या वो रमजान शरीफ के बाद आएगा, वो सेनेट के इलेक्शन के बाद आएगा। दो चीजें होंगी। अगर इस सेनेट के इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त हुई, नोटों की बोरियां खुली, अगर लोगों के ज़मीर खरीदे गए, अगर लोगों जो की बोलियां लगाई गई, अगर पाकिस्तानी अवाम को फिर यह बताया गया कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी ताकत जो है वो वोट नहीं नोट है, और फिर अपनी मर्जी से सारा कुछ किया गया, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा, पहले तो फारम 45 का मामला ख़त्म नहीं हो रहा, उसके बाद फिर यह सेनेट के इलेक्शन में बोलियां लगने का मामला ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल में महंगाई भी आपके सर पे होगी, तो तीन चीजें मिल जाएंगी, और इन तीन चीजों के खिलाफ लोग खुलकर बाहर निकलेंगे। फिर आप एक सियासी कारकुन को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, सिर्फ जो अपोजिशन का हो। हुकूमत का तो सियासी कारकुन आप नहीं गिरफ्तार कर सकते। आपने देखा नहीं कि एक हुकूमती MP जो है वो सरेआम माफी मंगवा रहा है पुलिस एहलकार से, पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मैं माफी मंगवा रहा है। वीडियो आम हो चुकी है, चल रही है वीडियो, हर सोशल मीडिया पे है, लेकिन उस पर ना IG ने एक्शन लिया है, ना वजीर आज़रा ने एक्शन लिया है, ना उस पर CCPO ने लिया है, ना उस पर SSP ने, ना DIG ने लिया है। और ये हुकूमत को तो चूंकि NOC जारी किया गया है कि मादर पिदर आजाद है, जो मर्जी करें, लेकिन जो अपोजिशन एहतजाज करेगी आप उसे तो पकड़ लेंगे, लेकिन वो ये एहतजाजी रंग जब महंगाई की सूरत में अवाम करेगी, और उसमें फिर अवाम
नेचुरली तौर पे उस सियासी जमात के साथ होगी जो सियासी जमात पाकिस्तान की अवाम के दुख में, उसके दर्द में या उसके मुताबिक कि उनके हालात कैसे हैं आवाज़ उठाएगी, फिर उनके साथ होगी। अगर मौलाना आवाज़ उठाएंगे, मौलाना को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाएगी, पीपल्स पार्टी को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर कोई और सियासी जमात आवाज़ उठाएगी, उससे निकलना पड़ेगा। ये आप ज़हन में रखिएगा कि वो सियासी जमातें जो मामला तय कर चुकी हैं वो उतना ही बोलेंगे जितना MQM बोलती है कि पेट्रोल महंगा होने पर कहती है हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की कीमत वापस लें, अवाम की बर्दाश्त से बाहर है। बस मुतालबा इतना ही होता है, पेट्रोल की कीमत वापस भी नहीं होती, सारा कुछ होता है। तो यही बाकी सियासी जमातें वही करेंगे, लेकिन सियासी मैदान में, अवामी मैदान में और जलसों जलूसों के मैदान में अब मुकाबला दो कुव्वतों से होगा। एक कुव्वत होगी तहरीक इंसाफियत सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और दूसरी कुव्वत होगी वो अवाम जिसको रोटी नहीं मिल रही, वो लोग जिनको जो बिल अदा नहीं कर सकते, वो लोग जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ना छोड़ गए हैं, वो लोग जिनके घर बिजली कट गई है, वो लोग जिनकी गैस कट गई है, जिनके घर में भूख बकायदा नाच रही है, अफलास भूख और अफलास का नाच हो रहा है, वो लोग एहतजाज करेंगे। फिर उस एहतजाज को रोकना आसान नहीं होगा। उसमें वो होगा कि आपने अवाम पर लाठीचार्ज किया, सियासी जमात पे नहीं किया। तो बहुत सारे सियासी पंडितों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगले जो 2 महीने हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तो अगले 2 महीनों में आप क्या सिर्फ सड़कों की सियासत देख रहे हैं, एहतजाज देख रहे हैं, या कोई उखाड़ पे छाड़ भी देख रहे हैं? अगले 2 महीनों में मैं आपको बता दूं कि बड़ी पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ होगी। कुछ लोग इस्तीफे देकर चले जाएंगे, या सर ये बात नोट कर लीजिएगा। कुछ वज़रा बीमारी की वजह से चले जाएं, वैसे चले जाएं, नाराज होकर चले जाएं, इस्तीफे देकर चले जाएंगे। और कुछ सरकारी ओहदों के मामले पर एक बड़ी लड़ाई जो शुरू हो चुकी है, चले मैं आपको ये भी बता दूं, एक बड़ी लड़ाई वफाक में शुरू हो चुकी है। एक बड़े अहम तरीन ओहदे के लिए किसी को पंजाब से लाया जा रहा था और उसकी राह में कोई शख्स रुकावट बना, जिस पर फड्डा शुरू हो गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पंजाब और वफाक इन दोनों जगहों पर कुछ लोग टारगेट हैं जो हुकूमत में हैं। ये मैं को टारगेट वो नहीं कह रहा कि दहशतगर्दों के टारगेट नहीं, ये सियासी टारगेट हैं और ये अपने ही लोगों के हाथों में। ये ऐसा जाम पिएंगे अपने लोगों से जिस जाम में जाम नहीं होगा, बल्कि जो हम सल्तनत उस्मानिया के वक्त में देखते थे कि जाम में जहर होता है, वो जहर होगा इक़्तिदार से अलहदगी का, वो होगा इक़्तिदार से उतारने का, वो होगा इक़्तिदार से मौतली का। आप तो किसी को सुकरात बनाने के चक्कर में है सर। नहीं, सुकरात तो हमें पूरी कौम को बना चुके हैं। ये छोड़ दें जो आपसे बात कह रहा हूं ना, या सर आप क्योंकि आपकी पार्टी के मतलब बात हो तो आप उसको किसी और तरीके पे ले जाते हैं, लेकिन मैं तो आपको वो बात कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, आपके सामने ये चीजें आ जाएंगी। अच्छा राना साहब ये बताइए, चेयरमैन सेनेट के लिए बहुत तगोदो की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेकिन प्लानिंग दूसरी फाइनल हो गया यार। चले मैं आपको फाइनल नहीं फाइनल हो गया सारा। क्या ये मैं आपको बता दूं, ये खबर दे दूं, और आप जब ये फाइनल जो हुआ है आप देख लीजिएगा। हम इसे अपने प्रोग्राम की ही इस खबर को ब्रेक करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी फाइनल हो गए हैं, डेडलॉक खत्म हो गया है और ये फैसला हुआ है कि चेयरमैन सेनेट के बनने के बाद फिर जो है पीपल्स पार्टी ये भी हुकूमती ओहदों पर आएगी और इक़्तिदार का मज़ा इक़्तिदार का मज़े के साथ अवामी नफरत का मज़ा भी नहीं चखना पड़ेगा। सारी मामला तय हो गए हैं, वो जो एक डेड लॉक था वो खत्म हो गया है और उस डेड लॉक को खत्म करने के लिए हुकूमत का हिस्सा निजगारी से पहले या निजगारी के बाद में, ये एक अहम सवाल है सर। ये निजगारी के दौरान भी हुकूमत के, मुझे एक बात कहें, आप निजगारी के दौरान हुकूमती बेंचों पर बैठे हैं तो हुकूमत कैसा नहीं है? आप तो ऐसी बात करते हैं, मुझे एक बात है, खुद का शुमला करने जो गाड़ी जाती है उसका ड्राइवर ये कहे कि मुझे तो पता ही नहीं किस गाड़ी में बारूद है, तो ये तो हमाकत है। अगर उसे ये कहा जाता है कि आप गाड़ी को फलां दीवार से टकरा दो और वो तबाह हो जाएगी, तो फिर उसे पता होगा ना इसमें कोई ना कुछ चीज है। तो आप हुकूमती बेंचों पे बैठे हैं और आप कहते हैं निजकारी हो रही है और हम कुछ नहीं कर रहे। करें ना बाइकाट, फिर बाइकाट करके बाहर जाके ऐलान करें कि इस निजकारी के हम खिलाफ हैं और आज से हम हुकूमत की बेंचों से इस्तीफे देते हैं, हम हुकूमती बेंचों पर नहीं बैठेंगे। खत्म होगी बात। अगले दिन अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दें या एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आज़म को कहें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है आप आपस में मिले हुए हैं और सास और
बहू की जो लड़ाई होती है ये वही लड़ाई है जो रात को आके बेटा सुलह करा देता है। अच्छा, शाहिद खकान अब्बासी साहब से एक पूछा गया कि क्या आप इमरान खान को सियासी कैदी समझते हैं, तो उनका जवाबन ये कहना था कि वो सियासी भी हैं कैदी भी हैं। तो कोई सियासत वाला बंदा कैदी हो तो वो सियासी कैदी होता है, जिस तरह से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी माजी में थे। बात यह है कि मैं इस लफ्ज़ को बिल्कुल, मैं शाहिद खकान अब्बासी की इस बात को मानती। इमरान खान सरबराह तहरीक इंसाफ सियासी कैदी है ही नहीं, वो कैदी ही नहीं है भाई। अगर वो कैदी होते तो 8 फरवरी को लोग उनके नाम पर, उनके नजरिए पर, उनकी बात पर वोट ना देते। एक कैदी जो, जिन कैदियों को आप जिक्र कर रहे हैं, उनको तो उनके सूबों से वोट नहीं मिलते थे। आपने उनको कैद किया, लोगों ने दिल में बसा लिया। आपने उनका निशान छीना, लोगों ने अपनी आंखों में उस निशान को रख लिया कि जो निशान भी उसके उम्मीदवार क्या आएगा। तो किस तरह कैदी हुए? ये सब उसके शहर के कैदी हैं। में शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। ताज हैदर साहब, बहुत आपके वक्त का। ताज हैदर साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी कैबिनेट का हिस्सा ना बनने का फैसला किया था, लेकिन अब कुछ कयास आराइयाँ हैं कि माजी करीब के फैसले जो हैं वो मुस्तकबिल करीब में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। क्या ऐसा है? कयास आ रही हैं जिंदाबाद, यही सहाफत है। मैं क्या ये नहीं, सिर्फ इतने जवाब पे ही इक्तफा करेंगे भाई। मतलब ये कि खबर वो है कि जो वाकया हो, खबर ये नहीं है कि जो हमारे दिल में आई, ख्वाहिश को खबर बना दिया। गलत कह रहा हूँ? अच्छा ताज हैदर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि खबर वही है जो वाकया हो। आपने बड़ी अच्छी बात की, खबर वही है जो वाकया हो। अब जब नचकारी का मामला आएगा और पार्लियामेंट में इसका जिक्र होगा, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाइकआउट करके और उस पर अदम एतमाद करके बाहर जाएगी, या वहीं पर बैठ कर कहेगी ठीक है ये मुल्क के वसी तर मफाद में है? देखिए, हम झगड़ा करेंगे या कंप्रोमाइज करेंगे तो खबर बनेगी, लेकिन अगर हम कोई सही रास्ता निकालेंगे मशवरे पे तो खबर नहीं बनी। अब उनका भी एक, और हमें बड़ी इस बात से काफी हौसला मिल रहा है कि बहुत सी बातें हैं कि जिन पे हमारे दसनुकात को फॉलो किया जा रहा है, तो इसमें भी रास्ता निकाल लेंगे। हमारे पास भी एक प्राइवेटाइजेशन का तरीक़ाकार है और वो हम देना चाहते हैं। हमने भी किया है प्राइवेटाइजेशन, लेकिन हमने जो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स, स्टॉक मार्केट की मार्केट वैल्यू पे हमने फ्लो किए और उसमें जो मिल्कियत का दायरा है वो बढ़ाया है। लेकिन ताज हैदर साहब, आपकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। यहाँ पे अगर वो फॉर्मूला नहीं होता तो क्या फिर पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पे कंप्रोमाइज करेगी? नहीं, ये नहीं है। हमने हमारी जो है वो शुरू होती है स्टॉक मार्केट में, मार्केट वैल्यू पे जो गवर्नमेंट के शेयर्स हैं वो सेल ऑफ करने पे स्टॉक मार्केट के जरिए। वो ये नहीं है कि आपने किसी एक आदमी को उठाया और उसको शेयर से वाले कर, मतलब किसी की जेब में अगर 5-10 हज़ार रुपए भी हैं तो वो स्टॉक मार्केट से शेयर ले सकता है। और इस तरीके से जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें उस 5,000 का इन्वेस्टमेंट करने वाले की भी नुमाइंदगी हो जाए। ताज हैदर साहब, आपने कहा आपके 10 नकात हैं जिन पर ये बात मान रहे हैं। ताज हैदर साहब, ये आप कह रहे हैं 10 नकात हैं आपके जिन पर ये बात मान रहे हैं। नहीं, अगर हम आप हमें बता दें कि वो 10 नकात कौन से हैं? मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा जो हमारे 10 नकात हैं उनमें से कई बातें हैं कि जिन पे उन्होंने फैसले किए हैं। और सबसे बड़ा तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी का था। ये फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो है, और मतलब जो बुनियादी नौइयत का है, क्योंकि किसान का इसमें फायदा होता है और हमारी ग़िज़ाई पैदावार बढ़ती है। और जो हमने किसान कार्ड का फैसला किया था कि हम सब्सिडी बजाय फर्टिलाइजर कंपनियों को देने के
हम सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली किसान को देंगे, और उससे जाहिर है कि उनकी पैदावारी लागत कम होती है। पैदावारी लागत कम होती है तो वो ज़्यादा फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं और मुल्क की पैदावार जो है वो बढ़ती है। तो सबसे बड़ा तो ये फैसला है। बल्कि आज ही मैं देख रहा था कि वफाकी इदारों को कम करने पे एक अखबार ने ये खबर छापी है, जो कि सही खबर है, क्योंकि मेरी मालूमात में है ये कि वफाकी इदारे कम करने पे काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। बहुत सी मिनिस्ट्रियां हैं जिनको कि आपस में मर्ज किया जा रहा है, बहुत सी मिनिस्ट्रियां हैं जिनको कि ख़त्म करके और सूबों को दिया जा रहा है, और इस पे काम शुरू हो गया है। ये मेरी इत्तला भी है और अखबार में भी ये चीज़ आ चुकी है। ताज हैदर साहब, इसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि इब्तदाई तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 17 वजारतें कम की जाएंगी। जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, नून लीग उसको मानने से आ रही थी, तो अब नून लीग उस पर मुत्तफिक कैसे हो रही? भाई वो खुदा जब किसी को तौफीक दे सही बात मानने का की, और ये कि बड़ी बात यह है कि जब भी मशवरे से काम होता है तो उसमें हम उसके बताते हैं कि जी मुस्बत पहलू क्या है, और वो मुस्बत पहलू पे जो भी चाहते हैं कि कोई मुस्बत फैसले हो, वो उसको 100% ना सही, 50% सही, 60% सही, लेकिन ये कि एक पेशरफ्त होती है। जैसे 18वीं तरमीम में हमारी सारी बातें तस्लीम नहीं की गई, लेकिन इतनी बातें तस्लीम की गई कि लोग आज तक सर पीट रहे हैं कि ये जो है तबाह अशराफिया की तो, और जो बाहर के जो हमारे सो कॉल्ड डोनर्स हैं उनकी तो रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। ये 18वीं तरमीम करके जो है हमारा कंट्रोल खत्म हो रहा है। ताज हैदर साहब, अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ पार्टीज़ ने अपने वो लोग जो सेनेट के अंदर मौजूद थे उनके नामों को हज़फ कर दिया मौजूदा इलेक्शन में। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें तो रज़ा रब्बानी साहब, PMLN को देखें तो जावेद अब्बासी, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, PTI को देखें तो उनके जो ऐवान के कायद थे उनको ही माइनस कर दिया। दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल के जो पोते थे उनका भी नाम माइनस कर दिया, वलीद इकबाल साहब का। तो ये आप नई तर्ज सियासत देख रहे हैं या मफादात की सियासत देख रहे हैं? मैं दूसरी पार्टियों पे तो जाहिर है कि मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा किसी किस्म का कमेंट करना, लेकिन अपने बारे में मैं अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ कि 4 दफ़ा तो मेरा ही नाम हासिल किया गया और मैं पार्टी में इसी तरीके से काम करता रहा। इस वक्त भी जो हमारे अहबाब हैं जिनको के टिकट नहीं मिला है, उनमें से किसी ने एक लफ्ज़ एतराज़ का नहीं कहा है, और ये चीज़ जो है वो दूसरी पार्टियों में भी मैंने देखी है कि वो लोग एतराज़ात नहीं कर रहे। और ये एक मस्बत बात है कि बजाय इसके कि इंतशार पहले पार्टी के फैसलों को तस्लीम किया जाए और पार्टी के अंदर रह के काम किया जाए। मैंने उस दिन भी हमारे तो खैर एक तरीके से मुर्शिद का ख़ानदान है जनाब वलीद इकबाल साहब, उनको भी मैंने टीवी पे देखा था कि अपनी पार्टी के किसी फंक्शन में वो शरीक थे पूरी तरह से, हरचंद के उन्हें टिकट नहीं मिला था। तो ये चीज़ एक खैर उनके घराने से मैं उम्मीद भी यही रखता हूँ कि इकबाल का घराना है तो वो इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर एतराज़ात नहीं करेंगे और वाबस्ता रहेंगे शजर से। लेकिन हमारे यहाँ तो यही कर, बल्कि मैं आपको अर्ज करूँ कि कम से कम 2 ऐसे उम्मीदवार थे जिनसे कि खुद मैंने जाके गुजारिश की कि आप अप्लाई करें उसके लिए सेनेट की सीट के लिए, लेकिन उन्होंने उसूली बात पे अप्लाई करना तक मुनासिब नहीं समझा। यानी एक उम्मीदवार थे जिन्होंने कहा कि जी मेरा वोट पेशावर में है
तो मैं इस्लामाबाद की सीट से कैसे उम्मीदवार हो सकता हूँ? हरचंद के वो रहते इस्लामाबाद में ही है, लेकिन कहने लगे जी उस जगह मेरा वोट रजिस्टर है। तो मैंने कहा जी वोट तो शिफ्ट हो सकता है, इसमें ऐसी क्या बात है? लेकिन आप गुज़िश्ता 20-25 साल से यहीं इस्लामाबाद में रह रहे हैं, यहीं बिजली के बिल पे कर रहे हैं, गैस के बिल पे कर रहे हैं, आपका मकान यहाँ पे है, तो आप और बहुत बहुत अहम हमारी पार्टी के रहने वाले चलेंगे। नहीं जनाब, मैं ये चीज है कल को नहीं, अभी भी लोग मौजूद हैं जो उसूलों की सियासत कर रहे हैं और उसूलों की सियासत पे उसूलों की सियासत के ऊपर अमल दरामद करते हुए वो मुस्तकबिल को तय करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम सियासी मंजरामे में बात कर चुके हैं, अब हमें जोग्राफियाई मामलात के ऊपर बात करनी है, सिक्योरिटी मसाइल के ऊपर बात करनी है। हमारे अगर बॉर्डर्स को देखा जाए, बिलखुसूस पाक अफ़गान बॉर्डर को, वहाँ से जो दरअंदाजी हो रही है, जो खदशात हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों जो हमले हुए हैं और उन्हीं हमलों के जो ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए लोगों के साथ जाके मिलते हैं, जो बारहा तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया अफ़गान हुकूमत के सामने, और अफ़गान हुकूमत का इस बारे कोई ठोस मौक़िफ़ मंजर आम पे नहीं आ सका। तो अब इन्हीं दिनों कलअदम TTP जो है उसका एक घिनौना मनसूबा बेनकाब हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमलों की मनसूबाबंदी की एक वीडियो मंजर आम के ऊपर आई है, और मंजर आम पे आने वाली वीडियो में एक सुसाइडर बॉम्बर को भी देखा जा सकता है कि जो बता रहा है कि किस तरीके से हमला किया जाएगा। दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन का जो बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, इस ज़मन के अंदर हमें क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, स्ट्रेटजी में तब्दीली क्या करने की ज़रूरत है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने ज्वाइन किया है। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, ये जो अनरेस्ट बढ़ती चली जा रही है बॉर्डर के ऊपर, और पिछले दिनों जिस तरीके से हमले हुए हैं, आप क्या समझते हैं उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और इसके आफ्टर शॉक्स क्या देखने को मिलेंगे? जी हाँ, देखें, 15 अगस्त 2021 के बाद से जब से अफ़गान तालिबान पावर में आए थे, तो पाकिस्तान की तवक्को थी कि वहाँ से हमारे जो ख़ास तौर पर मगरबी सरहदें वहाँ से महफूज होंगी, और ख़ास तौर पे इंडिया के वहाँ से जाने के बाद जहाँ उनके 66 ट्रेनिंग कैंप्स थे और वहाँ से ऑपरेशंस होते थे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे तवक्कुआत के बरखिलाफ अफ़गान तालिबान ने भी वो प्रॉक्सीज़ को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पर TTP के, और बहुत सारे लोग जो जेलों में थे उनको उन्होंने फ्री कर दिया और TTP को एक फ्री लिबर्टी दिया। तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो है, सिक्योरिटी एनालिस्ट पे मुतफिक हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अफ़गान तालिबान के पावर आने से सेंट्रल आर्म कमेटी में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को थ्रेट TTP से है, और हमने कोशिश की, बारहा कोशिश की, हमने उनको सबूत भी दिए कि अफ़गान तालिबान को कि TTP कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो कुनर है, नूरिस्तान है, खौस का इलाका है, पक्तिका में है, लेकिन इसके बावजूद उस पर अमल नहीं हुआ। फिर दूसरा ये हुआ है कि जो अमेरिकन फोर्सेस वापस गए तो वेपन्स छोड़ के गए थे, वो वेपन्स इनको इजीली अवेलेबल हैं। खास तौर पे इनमें जो एक अभी इनको एडवांटेज हासिल हुआ है वो नाइट विजन डिवाइसेस हैं, लेज़र गाइडेड वेपन्स हैं, वो इनके पास है। फाइनेंसिस का कोई मसला इनको नहीं है, और इसके अलावा रिक्रूटमेंट इजीली वहाँ पे हो रही है। सो मूवमेंट लिबर्टी के साथ है, और अकॉर्डिंगली वो पाकिस्तान में स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अफ़गान नेशनल्स भी TTP को ज्वाइन कर चुके हैं, और बहुत सारे देखें पाकिस्तान में जो सुसाइड हमले हुए हैं, 26 में से 17 अटैक्स जो है वो अफ़गान नेशनल्स थे, और कोई 64 अफ़गान नेशनल्स यहाँ पे मारे गए हैं। तो वो भी फैक्टर्स था। हमने वो तमाम सबूत दिए, हमने कोशिश की कि अफ़गान तालिबान हमारी बात को सुने और अफ़गान इनको हाइडआउट्स को डिसमेंटल करें, वेपन्स इनको न मिले, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं हो सका, और वो एज ए प्रॉक्सी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। तो अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक बात ये बताइए कि माजी के अंदर हम ये कहते थे कि जो TTP है और TTA, इन दोनों में फ़र्क है। हमने कलअदम करार दिया था TTP को, लेकिन अब ये जो वीडियोस मंजर आम पे आई हैं ये तो TTA की हैं, यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की। तो क्या ये दोनों अब एक ही हो चुके हैं?
जी हाँ, देखिए पहले तो कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए, ये एक ही नजरिया के हैं और इनका जो बैत है वो मुल्ला जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के साथ है। इनको कहा जाता है ट्विन ब्रदर्स, ब्रदर इन आर्म्स, एक ही सिक्के के दो रुख जो है यही यही है। तो इनमें कोई शक नहीं है और वो आप अफगान तालिबान कभी भी, हम मुझे यकीन है कि ये इनके खिलाफ क्रैक डाउन नहीं करेंगे क्योंकि ये इनके साथ रहे हैं। तो वो फैक्टर्स हैं और अब इनको एज ए प्रॉक्सी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, कब तक हम इस तरह ही नहीं इंतजार करते रहेंगे? कितना अरसा और हम ये सोचते रहेंगे कि हमारे जवान शहीद हों, हमारे जवानों पर ये हमले होते रहें? अब हमें क्या हतमी फैसला कल नहीं लेना चाहिए? राणा साहब, आप सही कहते हैं। देखिए, हमने हतमी फैसला किया है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम आए थे, इसके बाद बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए गए थे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अगर आपको याद हो कि हमने स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की है, हमने जो इलीगल रूट्स थे उनको बंद किया है और इसके अलावा देखिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड को स्ट्रीमलाइन किया है। वन डॉक्यूमेंट पासपोर्ट का कंसेप्ट लेके आए हैं। इलीगल जो अफगान नेशनल्स थे हमने इनको डिपोर्ट कर रहे हैं। सो हमारी कोशिश थी कि हमारे यहाँ पे हालात, हम कोशिश की है बेहतर करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम बदकिस्मती से हमारे जो तवक्कुआत पे ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन जब मजबूर हुए हैं तो हमने एक स्ट्राइक किया, खोस्त में किया, पक्तिया में किया और एक मैसेज दिया कि हमारी कैपेबिलिटी है। हमने पहले इंडिया को नाकू चने चबवाए हैं और इसके बाद ईरान में भी सिस्तान बलूचिस्तान सरवान में जब हमने स्ट्राइक्स किए थे, वहाँ भी प्रिसाइज स्ट्राइक्स किए थे और तो हमने उनको भी मैसेज दिया है। तो अभी तो ये एक किस्म का आप समझ लीजिए टेलर है। अगर ये इस तरह चीजें नहीं रुकती है तो पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी तो है और हमें पता है कौन कहाँ पे है और कहाँ पे जमा हो रहे हैं, तो स्ट्राइक अकॉर्डिंगली फिर भी होंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर इस स्ट्राइक्स में मजीद इजाफा होता है तो खित्ते में सिर्फ मुतासरीन में हम ही तो नहीं होंगे, खित्ते में दूसरे भी मुतासरीन में होंगे, तो दूसरी तरफ से इशारे क्या दिखाई देते हैं? देखें, दूसरी तरफ से इशारे जो पहले स्ट्राइक के बाद जो अभी तक जो अभी बात हो रही है कि तालिबान में डिफरेंसेस पैदा हुए हैं। एक कंदहार का ग्रुप है, एक काबुल का ग्रुप है, इनमें आपस में अभी इख्तलाफात शुरू हुए हैं। एक तालिबान के एक ग्रुप है, स्पेशली हक्कानी जो ग्रुप है, जो बड़े स्ट्रांग हैं, वो जो उनके वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके तहरीक तालिबान के साथ बताया जाता है कुछ चीज़ों पे इख्तलाफात हैं। तो मेरे ख्याल में जो हमने स्ट्राइक किया और मैसेज दिया है, और देखें इसके साथ साथ इंटरनेशनल प्रेशर अभी आएगा। आप इस बात पे देखें कि अफगानिस्तान एक एपिक सेंटर बनता जा रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। और रिसेंटली आपने देखा इस्लामिक स्टेट खुरासान ने क्लेम किया है जो मॉस्को में जो वो अटैक्स हुए हैं, तो वो इस्लामिक स्टेट भी यहीं पे है। अब रिसेंटली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि जो सेंटकॉम के चीफ थे जनरल कुरेला, वो पेश हुए थे सेनेट आर्म कमेटी में, तो उन्होंने उस वक्त वहाँ पे एक बयान दिया था। ये एक हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। उन्होंने ये कहा था कि इस्लामिक स्टेट जो है अफगानिस्तान में बहुत ताकतवर होती जा रही है और अफगान तालिबान का कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं है और तो वो हार्डन हो चुके हैं। और उन्होंने उस वक्त पेशगोई की थी कि अगले 6 महीने में इस्लामिक स्टेट अमेरिका में या यूरोप में कहीं भी स्ट्राइक कर सकती है विदाउट गिविंग ए वार्निंग। और ये मॉस्को वाला वाकया अकॉर्डिंगली हो चुका है। मेरे ख्याल में आलमी अमन को अब खतरा है, इस्लामिक स्टेट से खतरा है, अल-कायदा से खतरा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से खतरा है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान से खतरा है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट से भी खतरा है। मैंने कहा खतरा तो है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन क्या अब हमें फाइनल हिकमत अमल इख्तियार नहीं करनी होगी या हम इसी तरह अपने शहीदों को बस शहीद होते दे कंधा देते रहें? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हिकमत अली, हमारे इसमें कोई शक नहीं है। देखें कि हिकमत अली ये है कि टेररिस्ट पे कि नो मर्सी है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है, इसमें कोई नहीं होगी। हाँ, हम यकीनन हम बातचीत हो सकती है अफगान तालिबान के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, कोई बातचीत किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। और इंटरनेशनल यकीनन इसके बाद जब मॉस्को वाले इंसिडेंट के बाद अब और प्रेशर बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अपने इंटरेस्ट में है कि वो चीज़ें समझे, क्योंकि अभी तक किसी भी कंट्री ने उनको रिकग्नाइज नहीं किया है। वो आइसोलेशन में जाएंगे, उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं।
ब्रिगेडियर साहब, बहुत सारे लोग ये भी राय रखते हैं कि अगर इंटरनेशनल सतह पे आप देखें तो वो ये कहते हैं कि ये जो माइग्रेशन है यहाँ से जो वापसी थी, जो इनखला था अफ़गान मुहाजिरीन का, ये उसके भी आफ्टर शॉक्स हैं। आप इससे अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं? देखिए, एक फैक्टर ये यकीनन है इसमें, जब हमने इलीगल जो अफगान थे, देखिए अभी तक हमने किसी महाजिर को यहाँ से नहीं भेजा, इवन जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स है उनको हमने भेजा नहीं है। हमने इलीगल अफगान थे जो 1.7 मिलियन जो यूरोपियन यूनियन एजेंसी ने बताया था, उनमें से अभी तक हम 5 लाख भिजवा चुके हैं। तो जो डेडलाइन जो आप कह रहे हैं प्रॉबली 31 नवंबर थी लास्ट ईयर, तो उसके बाद से हमने स्पाइक देखी, इसमें एक वो फैक्टर जरूर था। लेकिन देखें कि बदकिस्मती से बात यह है, 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से खैर नहीं देखा है। चाहे वहाँ देखे पाकिस्तान की उन्होंने मुखालिफत की यूनाइटेड नेशन में, और सो कॉल्ड पश्तूनिस्तान का स्टंट चला, बॉर्डर के इश्यूज आए, बाजोड़ में हमला हुआ, और इसके बाद हमने देखा कि जो जितनी गवर्नमेंट रही वो एंटी पाकिस्तान रही और इंडिया की मदद करते रहे ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सके। पिछले 20 साल जो अशरफ गनी की और करज़ई के थे, उसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा जब इंडिया वहां पे प्रेजेंट था, और 9/11 के बाद जो स्पेशली जो हालात थे, और अब जब तालिबान आए हैं तो इसमें कमी नहीं आई है। तो ये मतलब हम जबकि हम देखें कि किसी ज़माने में यहाँ हमारे पास अफगान रेफ्यूजीज थे 55 लाख थे एक पीक टाइम में, तो आज भी 3 मिलियन के करीब अफगान नेशनल्स और महाजिरीन यहाँ पाकिस्तान में हैं। हम यहाँ उनको एजुकेशन भी दे रहे हैं, अफगान जो हैं तालीम भी यहाँ हासिल कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी यहाँ से ले रहे हैं, और आप यहाँ से ट्रांजिट ट्रेड भी इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। सब कुछ है, अगर आप देखें स्पेशली बॉर्डर एरियाज में, तो हम अफगानिस्तान को बड़ा फैसिलिटेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, यहाँ पे मेडिकल सहूलतों के लिए आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी होगी तो यकीनन पाकिस्तान में भी पीस और स्टेबिलिटी होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि ये टेररिस्ट के जो हाइट्स आउट्स हैं वहाँ पे, और जिनको जो हथियार मिल रहे हैं वो वहाँ पे बंद हो, और टीटीपी को सरेंडर करना पड़ेगा। टीटीपी सरेंडर नहीं करती, अभी तक तो उसने नहीं किया, और हमेशा हमारे मुज़ाकरात जब भी हुए हैं बेइंतहा दफ़ा सबूत पाकिस्तान की तरफ से मुहैया किए गए हैं, लेकिन उन तमाम सबूतों के बाद भी कोई ना कोई एक ऐसा वाक़या हो जाता है। तो अब मेरा वही सवाल है कि अब भी मुज़ाकरात ही होंगे? नहीं, देखिए ये डिप्लोमेटिकली आप मुज़ाकरात को तो छोड़ नहीं सकते हैं। मुज़ाकरात में आपने एंगेज रखना है, डिप्लोमेटिक जो वैक्यूम आपने क्रिएट नहीं करना है। जिस तरीके से देखिए इंडिया दोबारा इन हो चुका है अफगानिस्तान में, एक सीरियस डेवलपमेंट है जो हमने उसको सीरियसली देखना है। जिस तरीके से JP सिंह पिछले साल भी आए, इस साल भी आके वो मिला है, फॉरेन मिनिस्टर से मिला है, अशरफ गनी से मिला है। तालिबान ने उनको इजाज़त दी है कि आप जो पेंडिंग जो आपके प्रोजेक्ट्स है वो वहाँ पे स्टार्ट कर लें, और इसके तरीके से वो कोशिश में हैं कि जी वो कि आपको हम ट्रेनिंग देंगे, सो एंड सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थ्रेट अफगानिस्तान में डेवलप हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकली हमने एंगेज करना है। ख़ास तौर पर रीजनल कंट्रीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, और मेनली चाइना इन्फ्लुएंस यकीनन कर सकता है। तो मेरा ख्याल में हमें इनको लेकर डिप्लोमेटिकली एक एंगेज करना चाहिए, और साथ साथ हमें अपना प्रेशर मेंटेन करना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक आखिरी सवाल वो है रशिया से मुतल्लिक कि जो हमला हुआ है और हमले के बाद वो जिम्मेदारी कबूल करती है ISIS, तो आप समझते हैं कि ISIS को कोई खुन्नस था कि उसने जाके वहाँ पे कार्रवाई की, या फिर ये रशिया की जो तवज्जो है वो 2 महाजों पे मबजूल करवाने का एक स्टंट है? देखें, अभी तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आएंगी कि इसमें यह भी कहा गया कि गजा के सूरत हाल से भी अटेंशन डाइवर्ट करना है, सो एंड सो, इस तरह बहुत सारी आएंगी। लेकिन जो रियल फैक्ट है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ये कबूल किया कि ये हमने किया है, लोग पकड़े जा चुके हैं, और ये सेंट्रल एशिया के लोग हैं। और आप देखें कि आज से चंद पिछले साल फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने एक आर्टिकल कैरी किया था, उन्होंने लिखा था कि सेंट्रल एशियंस एंड इंडियंस आर द न्यू फेस ऑफ ISIS। तो वो चीज़ भी साबित हुई है। तो थ्रेट अभी आप देखें कि सेंट्रल एशिया के हैं,
और इससे कुछ चंद साल पहले भी बात हो रही थी कि नॉर्दर्न अफगानिस्तान में दाइश वहाँ पे स्ट्रेंथ गेन कर रही है, और फिर इसके बाद सेंट्रल एशिया को थ्रेट है, रशिया को थ्रेट है। तो ये चीज़ें बेसिकली कंफर्म होती जा रही है, और लोगों के असेसमेंट से जितने थिंक टैंक्स के हैं, तो कंक्लूजन यही है कि थ्रेट रियल है, और अफगानिस्तान एक एपिक सेंटर बनता जा रहा है टेररिज्म का, जिसमें अलकायदा भी है, इस्लामिक स्टेट भी है, टीटीपी भी, और बहुत सारे दूसरे हैं जो रीजन के लिए और आलमी अमन के लिए खतरा है। रीजन के लिए और आलमी अमन के लिए ख़तरा है, तो इस ज़मीन के अंदर इस खत्े के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए भी इक़दाम उठाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात।